नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानियों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और इसमें पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियों को लेकर सब चिंतित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस दिशा में बराबर अग्रणी रहा है। हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि विद्यार्थियों के पास किसी न किसी माध्यम से अवश्य पहुंचा जाए और इसी प्रक्रिया में यह फेसबुक लाइव भी चल रहा है। आज हम प्रेमचंद पर बात करेंगे। जाहिर है कि यह बातचीत सिर्फ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है। हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं देश में किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, वे इस बातचीत से लाभ ले सकते हैं। मुख्य रूप से आज हम प्रेमचंद की जिन कहानियों पर चर्चा करेंगे या एक कहानीकार के रूप में प्रेमचंद पर जो चर्चा करेंगे, उसमें एमए में जो हमारे वहाँ कहानियाँ लगाई गई हैं एमएचडी 10 में, उनको केंद्र में रखेंगे। लेकिन ये कहानियाँ अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग स्तरों पर भी पढ़ाई जाती हैं, तो कोई भी इससे जुड़ सकता है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद पर बातचीत के बिना हिंदी कहानी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, भारतीय कहानी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। यदि भारत के बाहर या भारत के भीतर भी जब भारतीय कथाकारों की कोई सूची बनती है तो प्रेमचंद अनिवार्य रूप से उसमें शामिल होते हैं। हिंदी में तो कोई बातचीत संभव नहीं है। प्रेमचंद का महत्व क्यों है इतना? प्रेमचंद की कहानियों पर आने से पहले यह जानना भी जरूरी है वो कौन सी बातें हैं जो प्रेमचंद को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्रेमचंद मनुष्यता के गायक हैं। प्रेमचंद मनुष्यता के पैरोकार थे, उसके प्रवक्ता थे, और थे क्यों हैं। रचनाकार कभी मरता नहीं है, कोई भी सर्जक कभी मरता नहीं है, वो बराबर जीवित रहता है, हम में आप में बना रहता है। उसकी भौतिक काया चली जाती है लेकिन उसकी रचनात्मक काया बनी और बची रहती है। तो प्रेमचंद के साथ भी ऐसा ही है। प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया तो हिंदी कहानी बिल्कुल अपने शैशव में थी। कुछ कहानियां हिंदी में छपी थीं, लेकिन उनका स्तर इस लायक नहीं था कि उनको लेकर आप विश्व की किसी भी दूसरी ऐसी संपन्न भाषा के समक्ष खड़े हो सकें जो कहानी विधा में बहुत आगे निकल चुकी थी। प्रेमचंद हिंदी में आए, उर्दू में आए, बल्कि पहले उर्दू में आए फिर हिंदी में आए, और दोनों जगह उन्होंने समान रूप से कार्य किया और इस तरह किया कि हिंदी कहानी और उर्दू कहानी भी अपने पैरों पर खड़ी हुई, स्वाभिमान से उसका माथा ऊंचा हुआ। प्रेमचंद आए और उन्होंने विषय वस्तु ही बदल दी। प्रेमचंद से पहले आप देखेंगे तो तरह तरह के विषय मिलेंगे आपको। प्रेमचंद हिंदी कहानी में प्रवेश करते हैं और हिंदी कहानी के केंद्र में किसान आ जाता है, स्त्रियां आ जाती हैं, वंचित समुदाय के लोग आ जाते हैं। पहली बार होता है हिंदी कथा साहित्य में। यानी किस्सा कहानी मनोरंजन के लिए नहीं। जब 1936 में जाकर प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में अपना व्याख्यान देते हैं कि साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है, तो यह सूक्ति वाक्य उनके अपने जीवन और लेखन से निःसृत हुआ है। 1901 से लेकर के 1936 के बीच लगभग 36 वर्ष तक का जो लेखन कार्य किया प्रेमचंद ने, उस लेखन के जो निहितार्थ हैं वो इस सूक्ति वाक्य में फलित हुए जाकर। प्रेमचंद ने जो विचार का साहित्य लिखा इन 36 वर्षों में, उनके माध्यम से भी यह सूक्ति फलित हुई। आप देखें कि सिर्फ प्रेमचंद किसानों को लेकर नहीं आते हैं, सिर्फ स्त्रियों को लेकर नहीं आते हैं, सिर्फ आंसू नहीं बहाते, बल्कि
मनुष्यता के कायांतरण की कोशिश करते हैं, वह चित्त की शल्य क्रिया करते हैं। यानी कि जैसे एक सर्जन होता है, वह हमारे देह पर आए किसी घाव की चिकित्सा करता है, उसका ऑपरेशन करता है। कोई फोड़ा हो जाए तो उसका ऑपरेशन करता है। प्रेमचंद आत्मा का ऑपरेशन करते हैं, आत्मा की शल्य क्रिया करते हैं। और यह जो मनुष्य की देह है, इसके भीतर की जो आत्मा है, उसे अधिक मानवीय बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रेमचंद महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ते हुए, प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ते हुए, प्रेमचंद का कोई निबंध पढ़ते हुए आप यह पाएंगे कि उस निबंध को, उस कहानी को या उस उपन्यास को पढ़ने से पहले आप जो थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका होगा। आपके भीतर कुछ ऐसा जरूर आ गया होगा, कुछ ऐसे भावों ने जन्म ले लिया होगा जो पहले तक नहीं थे, और यदि थे तो और घनीभूत हो गए होंगे वे भाव। ऐसे हैं प्रेमचंद। आप उनकी बहुत लोकप्रिय कहानियां, ईदगाह, पंच परमेश्वर जैसी कहानियों को भी याद कीजिए और देखिए कि वो कहानियां कैसे आपको बदल देती हैं। उनकी जिन कहानियों पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो थोड़े जटिल मनोभाव की कहानियां हैं, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नों को लेकर आती हैं, उन पर बात करेंगे। स्वाधीनता को केंद्र में रखकर जो कहानियां प्रेमचंद ने लिखी, हम उन पर भी बात करेंगे। और यही यह भी कहना जरूरी है कि जब स्वाधीनता की कहानियों का संदर्भ आता है तो सिर्फ यह न समझें कि प्रेमचंद ने उपनिवेशवाद के विरोध में ही कहानियां लिखी। जब प्रेमचंद स्वाधीनता पद का प्रयोग करते हैं, जब प्रेमचंद स्वाधीनता की बात करते हैं, तो वह मुकम्मल स्वाधीनता की बात करते हैं। यानी कि जो सांस्कृतिक अवरोध थे तमाम, उनसे भी स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो सामाजिक अवरोध थे, उनसे भी स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो तमाम तरह के अंधविश्वास भरे पड़े थे, उनसे भी मुक्ति की बात करते हैं। वो जमींदारी व्यवस्था से मुक्ति की बात करते हैं, वो किसानों की मुक्ति की बात करते हैं, मजदूरों की मुक्ति की बात करते हैं, पितृसत्ता से स्त्रियों की मुक्ति की बात करते हैं। वो जो नवजागरण है, नवजागरण अगर ठीक ठीक हिंदी में किसी लेखक में अपनी पूर्णता से व्यक्त हुआ, और बल्कि उसमें कुछ नया जुड़ते हुए भी जो चीज आई, वो प्रेमचंद का साहित्य ही है। प्रेमचंद ने नवजागरण से तो लिया ही, बहुत कुछ अपनी ओर से जोड़ा। बड़ी उपलब्धि है वो भारतीय नवजागरण की। आज जब हम बहुत आगे निकल आए हैं, साहित्य में भी, जीवन में भी तमाम तरह के विकास के पायदान हमने चढ़ लिए हैं, तय कर लिए हैं, तब प्रेमचंद का महत्व देखते बनता है। उसका मूल्यांकन करने बैठिए तो पता चलता है कि प्रेमचंद के साहित्य ने कितना बड़ा रोल निभाया, कितनी बड़ी भूमिका निभाई उसने कई तरह के लोग। प्रेमचंद एक बात और कि प्रेमचंद को आप किसी विचारधारा से जोड़कर न पढ़ें, न गांधीवाद से, न मार्क्सवाद से, किसी भी विचारधारा से जोड़कर न पढ़ें। स्वयं प्रेमचंद के लेखन में इस बात के सूत्र हैं कि विचारधारा, लेखक के पीछे चल सकती है विचारधारा, लेखक विचारधारा के पीछे क्यों जाएगा? लेखक किसी विचारधारा का प्रवक्ता नहीं होता। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा, वह मनुष्यता का प्रवक्ता होता है, वह मनुष्य के पक्ष में खड़ा होता है, और जो भी विचारधाराएं मनुष्य के पक्ष में हैं, वो उस साहित्य की मदद ले सकती हैं, वो उस साहित्य के साथ खड़ी हो सकती हैं। तो प्रेमचंद को किसी विचारधारा के औजार से खोलने और समझने की कोशिश आपको एकांगी बनाएगी। प्रेमचंद के साहित्य को आप पूर्णता में समझने की कोशिश करें, वहां बहुत सारे ऐसे तत्व मिलेंगे जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये गांधीवाद से जुड़ते हैं, बहुत सारा लगे कि ये बाबा साहेब की भी बात है, बहुत जगह हो सकता है तब तक लोहिया आए नहीं थे, लेकिन बाद में लोहिया ने भी वैसी बातें की, उनकी बात, मार्क्स की भी बातें लग सकती हैं वहां पर। लेकिन इन सबको मिलाकर जो रसायन तैयार करते हैं प्रेमचंद, वो मनुष्यता का रसायन है,
वह किसी एक विचारधारा का रसायन नहीं है। और कोई भी मनुष्य धर्मी विचारधारा जो मुक्ति में विश्वास रखती है, जो मनुष्यता में विश्वास रखती है, जो देश प्रेम में विश्वास रखती है, वह प्रेमचंद के साहित्य के साथ जुड़ जाती है। प्रेमचंद का साहित्य अनन्य देश प्रेम का साहित्य है। आप उस पूरे कालखंड को उठाकर देखें, देश प्रेम की वैसी कहानियां किसी और ने नहीं लिखी। अगर लिखी भी तो प्रेमचंद के साहित्य के सामने वो फीकी जान पड़ती हैं। हिंदी में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। प्रेमचंद के पीछे एक पंक्ति आती है, लेकिन प्रेमचंद अगुआ है उसके। प्रेमचंद के अपने समकालीनों के वहां भी देश प्रेम का इतना दृष्टि संपन्न दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता है। आप देखें स्वाधीनता से जुड़ी प्रेमचंद की कहानियों को, कर्मभूमि जैसे उपन्यास को, या अन्य उपन्यासों में भी उपनिवेशवाद ने जो त्रासदी पैदा की थी भारतीय समाज में, उसका मूल्यांकन जिस तरह प्रेमचंद करते हैं, उसको प्रस्तुत जिस तरह प्रेमचंद करते हैं, उसको देखें। कैसे प्रेमचंद उपनिवेशवाद की समीक्षा करते हैं, वो आप सिर्फ मोटे तौर पर उन कहानियों से नहीं समझ सकते जिनमें सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है, जिनमें स्वदेशी की बात की गई है। आप उन बिंदुओं से भी समझ सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन के बारे में, उपनिवेशवाद के विरोध के बारे में, जहां प्रेमचंद सांकेतिक रूप से बात करते हैं। हम कहानियों पर बात करेंगे, लेकिन एक संदर्भ कर्मभूमि उपन्यास का है। मुन्नी के प्रसंग के माध्यम से प्रेमचंद ने यह बताने की कोशिश की कि जो अंग्रेज बाहर की दुनिया में यह प्रचारित करते हैं कि भारतीय असभ्य हैं, वो स्त्रियों पर हमला करते हैं, दरअसल इसका प्रत्याख्यान करते हुए मुन्नी का प्रसंग प्रेमचंद ले आते हैं और बताते हैं कि बड़ी बड़ी बातें और सामने चेहरा दिखाने से साफ साफ कोई बात नहीं बनती है। बर्बरता, असभ्यता, ये सब उपनिवेशवाद में है, उस अंग्रेजी शासन में है जो भारतीयों को बदनाम कर रही है। और प्रेमचंद इस तरह से उसको लेकर जाते हैं, और आप उस पूरे प्रसंग को देखें और इस तरह से जोड़कर देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। प्रेमचंद को समझने के लिए कई चीजें हैं। MHD जो 10 है उसमें जो कहानियां हैं, पहले हम उन कहानियों का संदर्भ ले लें, फिर हम लोग विस्तार से और बातें करेंगे कि प्रेमचंद कैसे इनको समझाते हैं। यह जो पाठ्यक्रम है इसमें हमने एक पूरी किताब आपको दी है जिसमें प्रेमचंद की ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन कहानियों पर बात की गई है और हम चाहते हैं कि जिन कहानियों को आप गंभीरता से पढ़ें, समझें, वे कहानियां हैं मनोवृत्ति, बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, नमक का दरोगा, विध्वंस, गुल्ली डंडा, जुलूस, समर यात्रा, सुजान भगत, दो बैलों की कथा, सवा सेर गेहूं, सदगति, कफन। इन कहानियों से यदि आप परिचित हैं, यदि आपने इन कहानियों को पढ़ लिया होगा, तो आपको यह समझने में देरी नहीं लगेगी कि ये कहानियां एक तरह से मुकम्मल प्रेमचंद का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचंद ने जितने दृष्टिकोण की कहानियां लिखी, यानी स्त्री जीवन की कहानियां, दलित जीवन की कहानियां, किसान जीवन की कहानियां, स्वाधीनता की कहानियां, ग्रामीण जीवन में शोषण की जो व्यवस्था है उसकी कहानियां रही है सदा से, जो शोषण की त्रासदी, उसकी कहानियां, ये सब इसमें शामिल हैं। जैसे मनोवृत्ति, बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, ये स्त्री जीवन की कहानियां हैं। और तीनों कहानियों को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि प्रेमचंद कैसे अपने को दोहराते नहीं हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि स्त्री जीवन की कहानी कह रहे हैं तो एक ही तरह की बात कर रहे हैं। प्रेमचंद मनोवृत्ति में अलग ढंग से वो स्त्री को, स्त्री की स्वाधीनता को, स्त्री की उपस्थिति को प्रस्तुत करते हैं। बूढ़ी काकी में अलग ढंग से उसी को प्रस्तुत करते हैं, और बेटों वाली विधवा में और भिन्न ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से नमक का दारोगा, आप में से लगभग सबने इसे स्कूल स्तर पर पढ़ा होगा, नमक का दारोगा। और इस कहानी की व्याख्या सामान्यतः ये कर दी जाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का मामला है। दरअसल ये कहानी इतनी ही तक नहीं है, अभी मैं इस पर बात करूंगा। विध्वंस किसान जीवन की कहानी है।
विध्वंस, किस तरह से ग्रामीण व्यवस्था में शोषण होता है जो वंचित है उसका, इसकी कहानी है। गुल्ली डंडा, जो कहेंगे कि एक तरह से सांस्कृतिक समीक्षा की कहानी है, संस्कृति समीक्षा की कहानी है। जुलूस, समर यात्रा, ये कहानियां जो हैं ये स्वाधीनता आंदोलन की कहानियां हैं। सुजान भगत, दो बैलों की कथा, ये कहानियां किसान जीवन की कहानियां हैं। सवा सेर गेहूं भी संस्कृति समीक्षा की कहानी है। और सदगति और कफन दलित जीवन की प्रसिद्ध कहानियां हैं। और भी कहानियां हैं प्रेमचंद की महान और महत्वपूर्ण। जाहिर है कि एक पाठ्यक्रम के भीतर सब नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये कहानियां प्रेमचंद का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कहानियों को यदि आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो प्रेमचंद का जो लेखकीय मानस है आप उसको समझ जाएंगे। आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि प्रेमचंद अपने लेखन के माध्यम से करना क्या चाहते थे। और फिर आप जब उनका निबंध पढ़ेंगे, साहित्य का उद्देश्य 1936 का जो भाषण है, तो आपको समझ में आएगा कि यह लेखक कोरी बातें नहीं करता। इसने वही बातें की हैं जो ये 35 वर्ष तक करता रहा। और आप देखें कि 1936 में जब वो व्याख्यान देते हैं प्रेमचंद, उसके 6 महीने बाद उनका देहांत हो जाता है, अक्टूबर 36 में। और उस अस्वस्थता में भी वो जाते हैं और साहित्य की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। अद्भुत प्रकरण है। मैं कहानियों के विश्लेषण के साथ साथ आपको बताऊं कि अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद, तो लखनऊ में उनको लेने के लिए उस दौर में तांगे की व्यवस्था होती थी, की गई थी, और कुछ लोग उनको लेने के लिए स्टेशन पर खड़े रहे। आज का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बहुत से लोग प्रेमचंद को पहचानते नहीं थे। जाहिर है कि जो लोग लेने गए वो लोग भी नहीं पहचानते थे। प्रेमचंद उतरे और वहाँ से स्वयं उन्होंने कोई साधन किया और वो आयोजन स्थल पर पहुँच गए। लोग चकित, अरे आपके लिए तो हमने व्यवस्था की थी। बड़े जो लोग होते हैं, यानी कि प्रेमचंद सिर्फ अपने लेखन में बड़े नहीं थे, अपने जीवन में भी उदात्त थे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि आज मैं इस अधिवेशन का अध्यक्ष हूं, तो जब तक कोई आएगा नहीं रेलवे स्टेशन पर, मुझे माला नहीं पहनाएगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उतरे, धीरे से अपना जो भी उनके पास सामान रहा हो, झोला रहा हो, लेकर चले गए। तो प्रेमचंद के जीवन में भी ये औदात्य था, ये बड़प्पन था जो उनकी कहानियों में है। और उनकी कहानियों को पढ़ने के बाद जो बड़प्पन, जो औदात्य धीरे से पाठकों में प्रवेश करता है, और जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि अधिक मानवीय बनाने की कोशिश करता है। प्रेमचंद जब स्वाधीनता की बात करते हैं, तो जैसा मैंने निवेदन किया कि कई तरह की स्वाधीनता की बात करते हैं। जमींदारी से स्वाधीनता की बात करते हैं, उपनिवेशवाद से स्वाधीनता तो है, अंग्रेजों से आजादी तो प्राथमिक चीज है, उसमें कोई समझौता नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जमींदारी भी नहीं चाहिए। किसान और जमींदार, ये सरकार और किसान के बीच में जमींदार क्यों? प्रेमचंद पहले लेखक हैं हिंदी के जिन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा जमींदारी उन्मूलन की जरूरत है। इसका विरोध भी सहा प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने मजदूरों के बारे में बात की। प्रेमचंद ने स्त्रियों की स्वाधीनता, कैसी स्वाधीनता, यानी कि प्रेमचंद, दरअसल प्रेमचंद को अगर आप समझें तो इस तरह समझें कि प्रेमचंद उन भारतीय मूल्यों की ही स्थापना की कोशिश करते हैं जो अति प्राचीन हैं, लेकिन समय के साथ तमाम कारणों से जिन पर धूल जम गई थी। यानी कि स्त्रियों का स्थान भारतीय संस्कृति और समाज में बहुत ऊंचा रहा है, लेकिन समय के साथ जो व्यवस्था थी उसमें स्त्रियां शोषित होने लगी थीं। प्रेमचंद अपने लेखन के माध्यम से पुनः उन्हीं मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह किसी भी मामले में पुरुष से कमतर नहीं है, बल्कि कई मामलों में अधिक बेहतर है, और उसकी स्वतंत्रता जरूरी है। और स्वतंत्रता का मतलब अपने ढंग से जीवन जीने की स्वतंत्रता का मतलब कई लोग स्वच्छंदता समझ लेते हैं, मतलब एक ढंग से कि मनमानापन समझ लेते हैं। प्रेमचंद किसी भी मनमानेपन की बात नहीं करते, किसी भी अर्थ में, किसी भी अर्थ में। स्वाधीनता जो बड़ा मूल्य है अपनी शर्तों पर जीवन जीने का, जैसे देश की आजादी कि हम अपनी शर्तों पर अपना देश चलाएंगे, कोई विदेशी क्यों हम पर शासन करेगा, उसी तरह से व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है। इसी कारण से वो वंचितों के पक्ष में खड़े होते हैं।
ये जो कहानियां हैं, मनोवृत्ति जो कहानी है, यह आपने पढ़ ली होगी कहानी। यह हमारे समाज की उस धारणा का खंडन करती है, प्रत्याख्यान करती है, जिसमें एक अकेली स्त्री यदि कहीं बैठी है, लेटी है, तो 10 तरह की बातें लोगों के दिमाग में चलने लगती हैं। याद रखें, यह कहानी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की कहानी है, यानी कि आज से लगभग 90 साल पुरानी कहानी है ये। तब की मानसिकता में अब की मानसिकता में फर्क आया है, लेकिन तब जैसी मानसिकता थी प्रेमचंद ने उसको पकड़ने की कोशिश की, और अब भी कभी कभी ऐसी मानसिकता देखने को मिलती है। तो प्रेमचंद अपनी कहानी में इस विषय को लेकर आते हैं कि एक अकेली स्त्री कहीं हो सकती है, अपने काम पर, पार्क में, कहीं भी हो सकता है कि उसको नींद भी आ गई हो, तो आप उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, उसके बारे में तरह तरह के विचार न करें, और पूरी एक तरह से कहें कि मैंने जो कहा ना कि सर्जरी करते हैं प्रेमचंद, आत्मा की सर्जरी करते हैं, शल्य क्रिया करते हैं। और जब आप कहानी के अंत में पहुंचते हैं, कहानी को पढ़ते हुए आपको लगता है अरे यहां तो उजाला ही उजाला है, उजास ही उजास है। तो जो ये अंधेरा है मन का, समाज का, अंधविश्वासों का, तमाम तरह के पूर्वाग्रहों का, उस अंधेरे पर विजय दिलाने की कोशिश करते हैं प्रेमचंद मनोवृत्ति जैसी कहानी के माध्यम से। इस कहानी को इस ढंग से पढ़ें। पार्क में एक बेंच पर अकेली सोई हुई स्त्री है, और लोग टहलने आते हैं और तरह तरह से उसके बारे में विचार करते हैं, और अंत में पता चलता है कि वह स्त्री, जो लोग भी जो विचार कर रहे थे उन सबसे उलट बिल्कुल उन्हीं की तरह उदात चरित्र वाली है। प्रेमचंद स्त्रियों के खरीद फरोख्त पर भी प्रश्न लगाते हैं, और बाकायदा उन्होंने वेश्या नाम से कहानी लिखी है। अपने उपन्यास सेवा सदन में विस्तार से इस समस्या पर विचार किया है। प्रेमचंद का मानना था कि स्त्रियां खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। उन्होंने बेमेल विवाह पर प्रश्न खड़ा किया, जिसमें एक तरह से बेच ही दी जाती थीं स्त्रियां। गोदान याद करें, होरी जिन पुरुषों से अपनी बेटियों की शादी करता है उनसे पैसे लेता है उसके बदले, और वो लगभग पिता की उम्र से की ब्याह दी जाती है। निर्मला याद करें आप, इस तरह की कहानियां भी हैं। तो प्रेमचंद जब स्त्री की बात करते हैं तो कोई एक पक्ष नहीं उठा लेते। बूढ़ी काकी बहुत मार्मिक कहानी है, आप बहुत नाट्य रूपांतर भी इसके हुए हैं, आपने देखा होगा। बेटों वाली विधवा, कि किस तरह का हमने समाज बना रखा है। और याद रखें कि यह भारतीय मूल्यों वाला समाज नहीं है, यह पतनशील हुआ है। पुराने मूल्य ऐसे नहीं है। प्रेमचंद को अगर गंभीरता से याद करेंगे तो वह किसी विदेशी भाव को नहीं ले आते हैं, वो हमारे वहाँ ही जो हजारों साल पुरानी चीज़ें हैं उन्हें ही याद दिलाते हैं, और कहते हैं कि ये जो बराबरी का मामला है वो समझने की ज़रूरत है, रिश्तों के कद्र की ज़रूरत है, संबंधों के सम्मान की ज़रूरत है। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा कहानी, जैसा मैंने कहा कि मान लिया जाता है कि यह आदर्शवादी कहानी है, बुराई पर अच्छाई के जीत की कहानी है। अलोपी दिन जो नमक के एक तरह से नमक की तस्करी करते हैं, उनको दरोगा जी ने पकड़ लिया, दरोगा जी को उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया, और फिर दरोगा जी को अपने वहां मैनेजर रख लिया। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। जाहिर है कि प्रेमचंद इस भाव से कहानी लिखने वाले लेखक नहीं थे। प्रेमचंद एक बड़े कलाकार हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं अपने विद्यार्थियों से, मित्रों से, कि जब भी किसी बड़े कलाकार की किसी कृति पर विचार करें, बड़े कथाकार, बड़े कवि, बड़े चित्रकार की किसी कृति पर विचार करें, तो बहुत सतही ढंग से बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसमें प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेमचंद सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उन्होंने उनसे दरोगा की नौकरी एक तरह से उनको बर्खास्त करवा दिया था, दरोगा की नौकरी से अपने प्रभाव का प्रयोग करके, इसलिए अपने वहां मैनेजर रख लिया और
उनको एक बेहतर जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराया, इसके लिए तो कहानी नहीं लिखी होगी प्रेमचंद ने, इसकी जरूरत नहीं थी प्रेमचंद को। प्रेमचंद उस मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जो आदमी तस्करी करता है, जो आदमी असंवैधानिक कार्य करता है, जो आदमी उन मूल्यों पर चलता है जो समाज में स्वीकृत नहीं है, वह व्यक्ति इतना औदात्य कैसे ला सकता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में सोचे, वो एक ईमानदार व्यक्ति के सुख के बारे में सोचे, वो नहीं सोच सकता। अलोपी दीन जो कि एक तरह से खल पात्र हैं इस कहानी के, वे उदात्त सोच ही नहीं सकते। कहानी में और भी बारीकियां हैं। दरोगा जी के पिता अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न नहीं हैं, वो ऊपर की कमाई की बात सोचते हैं। यानी कि अंग्रेजों के दौर में भी ये मानसिकता थी और पहले से भी रही होगी। प्रेमचंद उसको प्रश्नांकित करते हैं, ये ऊपर की कमाई का मामला। दरोगा जी के पिता बहुत उनसे नाराज रहते हैं और जब ये नौकरी चली जाती है तब तो जाहिर है कि और भी वो कुपित हो जाते हैं। लेकिन जब अलोपी दिन आ जाते हैं और दरोगा जी को, पूर्व दरोगा जी को कहते हैं कि आप हमारा जो भी व्यापार है उसको संभालिए, उसके मैनेजर बन जाइए, तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेमचंद इकहरी कहानी, यानी कि प्रेमचंद की कहानी के भीतर जो कई संरचनाएं चल रही होती हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कई कहानियां चल रही हैं प्रेमचंद की कहानी के भीतर, उस मनोविज्ञान को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए जो अलोपी दिन का है, जो दरोगा जी का है, जो दरोगा जी के पिताजी का है और जो हमारे समाज का है। अलोपी दिन रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, दरोगा जी को नहीं खरीद पाते, उनको नहीं मिला पाते, लेकिन उनको लाचार बना देते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ते और फिर उन्हें अपना नौकर बना लेते हैं। यह अब सोचिए कि जो आदमी तस्करी करता है वह सदाव्रती तो हो नहीं जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि उनका व्यापार बदल गया, व्यापार तो वही है उनका। और अब दरोगा जी उसी व्यापार की मैनेजरी करेंगे, यानी कि जो काम सीधे ताकत दिखाकर नहीं हुआ वह दूसरे ढंग से कर, साम दाम दंड भेद की जो नीति है, किस तरह शासक वर्ग के लोग, किस तरह जिनके हाथ में सत्ता होती है वे लोग, वो चाहे औपनिवेशिक सत्ता रही हो या कोई भी जो शासक, किस तरह वो लोगों को अपनी तरफ करते हैं, इस बारीकी को प्रेमचंद ने नमक का दरोगा जैसी कहानी में प्रस्तुत किया है। इसको समझने की कोशिश करें। यही काम वो एक और कहानी, कई कहानियों में उन्होंने किया है कि जो काम डांट टपट के नहीं हो सकता, जो काम धमका के नहीं हो सकता, उसको प्यार से करा लो। यानी कि जीतने का यह भी तरीका है और सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो बिक गया, सामने वाले ने खरीद लिया, कोई कीमत भी नहीं लगी। यह जो शोषण का तंत्र है, यह इसको समझने की जरूरत है। यह बहुत गहरा तंत्र है। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो प्रेमचंद नमक का दरोगा जैसी कहानी से यह भी करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। विध्वंस जैसी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद, इसको सामान्यतः इस रूप में भी पढ़ लिया जाता है कि ये प्राकृतिक न्याय की कहानी है, कि जो गांव के जमींदार हैं वो किस तरह भूजा भूजने वाली उस स्त्री का शोषण करते हैं। उसका एक तरह से कहें कि जहां वो भूजा भूजती है, अपनी जो झोपड़ी है उसको एक तरह से नष्ट कर देते हैं, आग लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे आग फैल जाती है और पूरा जल जाता है। जमींदार महोदय का जो पूरा एक तरह से कहें साम्राज्य, वो जल जाता है, राख हो जाता है उनका भी। इसको इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि रहीम को याद करते हुए आप इसको याद कर सकते हैं कि जो
विपन्न होता है, जो गरीब होता है, जो असहाय होता है, उसकी हाय लगती है। और उस स्त्री की हाय जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो अपना जीवन भूजा भूज करके चलाती है, जो वंचित समुदाय की है, जिसे सामाजिक ताकत भी उस समय तक हासिल नहीं थी, वह स्त्री जो कुछ नहीं कर सकती उस जमींदार का, प्रकृति उसका सब कुछ नष्ट कर देती है। ये एक पाठ है कि प्राकृतिक न्याय की कहानी है। दूसरा कि निर्बल की हाय जो है वो लग जाती है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह एक बेहद मार्मिक कहानी है। आप इस कहानी को पढ़ें, छोटी सी कहानी है, आप इसके संवादों से गुजरें। प्रेमचंद के वहां भी कहानी के सिर्फ अर्थ यानी कि अंतिम रूप से क्या प्राप्त कर लिया इस पर न जाएं। आप जो डिटेल्स होते हैं प्रेमचंद के वहां उसको भी देखें, जो संवाद होते हैं उनको देखें, प्रेमचंद के वहां जो नाम होते हैं वह भी देखें। कई बार वो नाम विडंबना पैदा करते हैं। नाम होगा सुभागी और जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होगा। जो आयरनी है, जो विडंबना है, प्रेमचंद उसको भी कई बार अपने पात्रों के नाम से प्रकट करते हैं। गोबर क्या नाम प्रकट करते हैं प्रेमचंद। कभी आप प्रेमचंद ने जो अपने पात्रों के नाम रखे हैं उसका अध्ययन करके देखिए, सूची बनाइए और देखिए, और उन पात्रों को जिस ढंग से प्रस्तुत किया है उस डिटेल्स में जाइए तो आपको लगेगा कि प्रेमचंद नाम भी ऐसे ही नहीं रख देते थे कि चलो कोई एक नाम होना चाहिए कहानी में, कि कहानी को पूरा करना इसलिए एक नाम आ जाए, चाहे स्त्री का या पुरुष का। इसलिए जब आप विध्वंस जैसी कहानी पढ़ेंगे तो आपके भीतर मतलब एक तरह से कहें कि करुणा का सागर उमड़ने लगेगा। और जैसा मैंने आरंभ में एक बार निवेदन किया था कि प्रेमचंद की कोई भी रचना पढ़ने के बाद आप वही नहीं रह जाते हैं जैसा पढ़ने से ठीक पूर्व थे। कुछ चीजें बदल जाती हैं। बहुत कुछ है जो आपकी आत्मा में रिसने लगता है, बहने लगता है। बहुत सारे पर्दे जो पुतलियों के आगे, आत्मा की पुतलियों के आगे पड़े होते हैं, वो पर्दे हट जाते हैं और आपको जब चीजें दिखाई देती हैं साफ साफ तो आपको लगता है कि आप कुछ बदल गया। वही कि आप भी मनुष्यता के उस गायक की आवाज में आवाज मिलाने लगते हैं प्रेमचंद की। गुल्ली डंडा कहानी से आप परिचित हैं और ये भी संस्कृति समीक्षा की कहानी है। इस कहानी को कई बार लोग बहुत हास्य की तरह से पढ़ लेते हैं। इस कहानी को सोचते हैं कि लेकिन प्रेमचंद हास्य के लिए कोई कहानी कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जो गांव का वह वंचित समुदाय का मित्र उस नायक का बचपन में गुल्ली डंडा में इसे हरा देता था, जब ये लौटता है, शहर से आता है, गुल्ली डंडा खेलना चाहता है तो वह दोस्त जो अब भी बहुत बढ़िया खेलता है, उससे अधिक प्रवीण है गुल्ली डंडा के खेल में, वह हार जाता है बार बार। प्रेमचंद इस सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह जो अंतराल आ जाता है संबंधों के बीच, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह जो सामाजिक संरचना है गांव की, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और प्रश्नांकित करते हैं। शहर में जाकर के भी जो नायक है उसका मन नहीं बदला है, वह उसी तरह है, लेकिन सामाजिक संरचना ने उस दोस्त के मन में जो बहुत सारी चीजें भर दी हैं, जो भय भर दिया है, उसका विरेचन कैसे होगा। यह कहानी उसका विरेचन कराती है, उसकी कैथारसिस कराती है गुल्ली डंडा में। यह हास्य की कहानी नहीं है, यह अपने समाज को पुनः समझने की कहानी है, मित्रता की अंतर्वस्तु को समझने की कहानी है। जो संरचना में शोषण का तंत्र है, उसकी अंतर्वस्तु, उसकी प्राणवस्तु को समझने की कहानी है। आप एमए के विद्यार्थी हैं तो जाहिर है कि आपसे उम्मीद अधिक है। आप इसे संस्कृति समीक्षा की कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नई चीजें दिखाई देंगी, नई चीजें समझ में आएंगी आपको। जुलूस और समर यात्रा
ये स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी गई अमर कहानियां हैं। आहूत भी एक अमर कहानी है। प्रेमचंद जब स्वाधीनता की बात करते हैं तो अंग्रेजों को भगाना तो उसमें एकदम प्रमुख चीज है। पहले नंबर पर वही है कि अंग्रेजों को यहां से हटाना है, भगाना है। लेकिन क्या अंग्रेजों को भगा देने भर से ही चीजें हल हो जाएंगी? आहुति की नायिका सवाल करती है, गबन का देवी दिन खटिक सवाल करता है। आप देखें कि ये प्रेमचंद के नायक और नायिका सवाल करते हैं। देवी दिन खटिक वंचित वर्ग से आए हैं, दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, और वो सवाल करते हैं कि आजादी के बाद का जो आप स्वप्न देखते हैं सुराज का, उसमें किसानों और गरीबों के लिए कौन सी जगह होती है? आहूत की नायिका भी यही सवाल करती है। हमने प्रेमचंद के सपनों को बहुत हद तक पूरा किया है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन 1936 से पहले के समय में, बल्कि 1947 से पहले के समय में, प्रेमचंद 1936 तक हैं, अक्टूबर 36 तक हैं, 8 अक्टूबर 1936 तक, तब तक के समाज को देखते हुए ये जो सवाल है ये प्रेमचंद लेकर आते हैं कि स्वाधीनता जरूरी है, लेकिन स्वाधीनता में किसानों की भागीदारी क्या होगी, मजदूरों की भागीदारी क्या होगी, जो वंचित समुदाय हैं उनकी भागीदारी क्या होगी? क्या जमींदारी व्यवस्था ऐसे ही बनी रह जाएगी? क्या किसानों को लगान देना पड़ेगा? ये तमाम तरह के सवाल प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन की पर लिखते हुए अपनी कहानियों में ये प्रश्न खड़ा करते हैं, उठाते हैं। वो स्वदेशी वस्त्र पर कहानी लिखते हैं, वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रही स्त्रियों की तेजस्विता पर कहानी लिखते हैं। वो दिखाते हैं, प्रेमचंद बराबर ये कोशिश कर रहे थे दिखाने की, बताने की कि जो लोग समाज में पीछे छोड़ दिए गए हैं, छूट गए हैं, रह गए हैं, उनके भीतर स्वाधीनता की ललक सबसे अधिक है। प्रेमचंद ने मध्य वर्ग पर बराबर प्रश्न चिन्ह लगाया। मध्य वर्ग बराबर उनके वहां उपन्यासों में, कहानियों में दिखेगा, लेकिन प्रेमचंद का भरोसा सबसे अधिक वंचित समुदायों पर था। उनको लगता था कि मनुष्यता के सच्चे गायक वही लोग हैं। मध्य वर्ग कई बार अवसरवाद का शिकार हो जाता है, बल्कि कई बार क्यों, बार बार अवसरवाद का शिकार हो जाता है, लेकिन जो वंचित वर्ग है वह प्राण प्रण से लगा रहता है। स्वाधीनता आंदोलन में भी उनका रोल बड़ा था, वंचित वर्ग के लोगों का। प्रेमचंद इसको रेखांकित करते हैं अपनी कहानियों में, स्वाधीनता आंदोलन की कहानियों में। और जो ये दो कहानियां हैं, इनको आप जब विस्तार से पढ़ेंगे तो ये तत्व आपको दिखाई देंगे। किसान जीवन की बहुत सारी कहानियां हैं प्रेमचंद की। उनको किसान जीवन के कथाकार के रूप में बहुत दिनों तक पढ़ाया गया, आज भी लोग पढ़ाते हैं। आज भी गोदान पर जो सबसे प्रसिद्ध सवाल बनाते हैं लोग उपन्यास में, वो कहते हैं किसान जीवन का महाकाव्य है, जबकि गोदान सिर्फ किसान जीवन का महाकाव्य नहीं है। वह बड़ा उपन्यास है, महाकाव्य है, लेकिन कई कारणों से महाकाव्य है। और महाकाव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाकाव्य एक ऐसी सबसे पुरानी बड़ी विधा है, विशाल, जिसमें तमाम तरह के चरित्र समा सकते हैं, तमाम तरह के कथाएं समा सकती हैं। इसलिए महाकाव्य कहने का मामला बनता रहता है। तो प्रेमचंद को किसान जीवन के कथाकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि वो सिर्फ किसान जीवन के कथाकार नहीं हैं, लेकिन यह भी सही है कि उनसे पहले किसान जीवन की इतनी विश्वसनीय कहानियां किसी ने नहीं लिखी। बाद में लिखी, रेणु ने लिखी और भी कई लोगों ने लिखी, लेकिन प्रेमचंद से पहले किसान जीवन की इतनी विश्वसनीय कहानियां, इतनी प्रामाणिक कहानियां कि आप उनके आधार पर उस समय के सामाजिक तंत्र को समझ सकते हैं, किसी और ने नहीं लिखी। तो प्रेमचंद की जो दो बैलों की कथा कहानी को किसान जीवन से भी आप जोड़ सकते हैं और स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़ करके देख सकते हैं। इसकी व्याख्या स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के भी हुई है। सत्याग्रह के संदर्भ में भी आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ना चाहिए। सवा सेर गेहूं, यह शोषण, एक अंतहीन शोषण की कहानी है। हमारे वहां जो तमाम तरह के सांस्कृतिक दोष पैदा हो गए थे, प्रेमचंद सब पर निगाह डालते हैं और सवा सेर गेहूं के माध्यम से जो हृदयहीनता
समाज में प्रवेश कर गई थी उसका प्रत्याख्यान करते हैं और अपने पाठकों के विरेचन की कोशिश करते हैं कि कोई और सवा सेर गेहूं के पंडित जी की तरह, महाजन की तरह न बन जाए। किस तरह कर्ज के चक्र में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग फंसे रह जाते थे। पढ़ाई का अभाव था, समझ का अभाव था, और जिसके पास ताकत थी, जिसके पास दौलत थी, वो उन्हें लगातार अपना गुलाम बनाए हुए था। गुलामी सिर्फ खरीद कर ही नहीं कराई जाती है। कई बार आपको लगता है कि आप गुलाम नहीं हैं, फिर भी आप गुलाम होते हैं। प्रेमचंद इस मानसिकता को भी समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रेमचंद बराबर चित्त और चेतना के स्वाधीनता की बात करते हैं कि चित्त भी स्वाधीन होना चाहिए, चेतना भी स्वाधीन होनी चाहिए। आप में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए प्रेमचंद के पात्र सोचते हैं, क्योंकि जो सोचता है वो गुलाम नहीं हो सकता। जिस दिन आप सोचना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप गुलाम नहीं रह सकते। तो प्रेमचंद की कहानियों में इसके तत्व आपको मिलेंगे। तो प्रेमचंद की कहानियों को इस ढंग से पढ़ें, इस ढंग से समझने की कोशिश करें। सिर्फ किस्सागोई में न डूबें, क्योंकि प्रेमचंद में किस्सागोई का सौंदर्य तो अद्भुत है। आप पढ़ना शुरू करें, आप खत्म किए बिना नहीं रह सकते। यह अकारण नहीं है कि प्रेमचंद 1936 में चले गए, आज 2020 है। आज भी प्रेमचंद सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कहानीकार और उपन्यासकार हैं। यह लगातार शोध हुए हैं प्रेमचंद को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर भी काम हो रहे हैं, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि वो क्या है। वो यही है, किस्सागोई और समाज की गहरी समझ, संस्कृति की गहरी समझ, मनुष्यता की समझ, चित्त और चेतना के स्वाधीनता का प्रश्न। यही है जो प्रेमचंद को हमारा समकालीन बनाए हुए है। प्रेमचंद 36 में चले गए हों, लेकिन आज भी लगता है कि आपके सिरहाने बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, आपको अब भी जगा रहे हैं, ये कहते हुए कि यह सोने का समय नहीं है। आप देखें कि चेतना कितनी जरूरी चीज होती है। अगर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेमचंद की कहानियां चेतस बनाती हैं आपको, कई कारणों से, तमाम तरह के प्रश्नों को आपके सामने रखती हैं। सदगति और कफन। प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने दलित समाज के लोगों को नायकत्व दिया। उसके पहले के कथा साहित्य में ये संभव नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया। वो दलित समाज के लोगों को कहानी के केंद्र में लाते हैं, उन समस्याओं पर विचार करते हैं जिनके नाते भारतीय समाज में विभाजन दिखता है, जिनके नाते भारतीय समाज पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ जाति के आधार पर शोषण की व्यवस्था है। प्रेमचंद इसको सामने रखते हैं और वही उन्हीं मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं कि भारतीय समाज अपनी अवधारणा में कभी जातिवादी समाज नहीं रहा है। भारतीय समाज मूल्यजीवी समाज रहा है, मूल्यों में यकीन करने वाला समाज रहा है, महान मूल्यों में यकीन करने वाला समाज। प्रेमचंद उन विचलनों पर प्रश्न खड़ा करते हैं और जो त्रासदी दलित जीवन में, दलित समाज में शोषण के कारण पैदा हो गई थी, व्यवस्था की कुरूपता के कारण पैदा हो गई थी, उन्हें उभारते हैं, सामने करते हैं और ये कोशिश करते हैं। यही काम महात्मा जी कर रहे थे, महात्मा गांधी, यही काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। कोई भी स्वप्नजीवी व्यक्ति, महात्मा बुद्ध यही काम अपने समय में कर रहे थे। कोई भी स्वप्नजीवी व्यक्ति, कोई भी समाज दृष्टा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी भारतीयता में रुचि हो, जो भारतीयता में यकीन करता हो, जिसका भारतीय जीवन मूल्यों में यकीन हो, वह इस तरह के विभाजन का प्रत्याख्यान करेगा ही करेगा। और प्रेमचंद इसीलिए जाति व्यवस्था का प्रत्याख्यान करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय समाज तभी अग्रणी समाज बन सकता है, तभी उन्नत समाज बन सकता है, जब जाति व्यवस्था को निर्मूल कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। वो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं, वो जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं। वह स्त्रियों पर जो तमाम तरह के प्रतिबंध हैं, एक तरह से उनको शिकंजे में रखने की कोशिश है,
उसको समाप्त करने की बात करते हैं, पितृसत्ता को समाप्त करने की बात करते हैं। वो जो दो संरचनाएं हैं उनकी बराबरी की बात करते हैं। मजदूरों और श्रमिकों का सम्मान करते थे। वो जानते थे कि श्रमिकों के बिना कोई समाज नहीं चल सकता, कोई देश नहीं चल सकता, इसलिए श्रमिकों के हक की बात करते हैं प्रेमचंद अपनी कहानियों में। यानी कि प्रेमचंद एक साथ हिंदी कथा साहित्य का विकास करते हैं, यानी कि हिंदी में कहानी और उपन्यास विधाओं का विकास करते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि वो शैशव काल में थी, उनको पैरों के बल खड़ा करते हैं, उनका विजन बड़ा करते हैं। शिल्प के स्तर पर भी और कथ्य के स्तर पर भी हिंदी कहानी और उपन्यास का परिसर बड़ा करते हैं प्रेमचंद। शिल्प के स्तर पर आप देखें कि प्रेमचंद ने जितने प्रयोग किए अपनी कहानियों में, दूसरे कथाकार के वहां नहीं दिखेंगे। अब एक आलाप शैली, पत्र शैली, संवाद शैली, कितनी तरह की शैलियां आपको प्रेमचंद के वहां मिलेंगी। लोग प्रेमचंद की 10-20 कहानियां पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो खास ढंग के कथाकार हैं। प्रेमचंद ने 297 कहानियां लिखी हैं, अब कुछ और भी उपलब्ध हो रही हैं। आप उन 297 कहानियों से जब गुजरेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेमचंद ने शिल्प में कितना प्रयोग किया है, कैसे अपने कथ्य को संप्रेषित करने के लिए प्रेमचंद बार बार अपने शिल्प में प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा बराबर सहज रखते हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि बहुत सारे कथाकार जो अपने अपने अंचल की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं अपने साहित्य में, कई बार वो अच्छा लगता है, वो महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया। उनके पात्र भोजपुरी और अवधी नहीं बोलते, वो ऐसी हिंदी बोलते हैं जिनमें इनका आपको एक तरह से संस्पर्श दिखाई देगा, टच दिखाई देगा, लेकिन वो हिंदी है और ऐसी हिंदी है जिसे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी पढ़ते हुए समझ लेते हैं। यानी कि प्रेमचंद की अखिल भारतीय व्याप्ति का कारण उनकी भाषा भी है, वह भाषा जो साधारण मनुष्य की भाषा है, जो हिंदुस्तान के आम आदमी की भाषा है, जो जिसे गांधी जी जिस भाषा की बात किया करते थे, हिंदुस्तानी। प्रेमचंद की उर्दू भी वैसी ही है, प्रेमचंद की हिंदी भी वैसी ही है। आप बहुत जटिल विन्यास की ओर नहीं ले जाते वो अपनी भाषा को। इन कथ्य को कई बार उनका कथ्य बहुत सहज और सरल दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर, जैसा मैंने नमक का दरोगा कहानी की व्याख्या करते हुए बात की, कि सहज दिखते हुए कथ्य के भीतर जो जटिल चीजें हैं प्रेमचंद उनको ले आते हैं। यानी कि जो सरल दिखता है उतना सरल है नहीं प्रेमचंद के वहां, उसके भीतर जटिल जीवन है, जटिल मनोविज्ञान है, बहुत सारी जो सामाजिक जटिलताएं हैं वो भी उनमें व्यक्त हुई हैं। ठाकुर का कुआं जैसी कहानी को पढ़िए, छोटी सी कहानी, और आपको लगेगा कि किस तरह जो सांस्कृतिक संरचना है प्रेमचंद उसकी गहरी समझ रखते हैं। लोग कहते हैं प्रेमचंद के वहां मनोविज्ञान कम है। आप देखें नमक का दरोगा ही कहानी में देखें कि मनोविज्ञान किस तरह काम करता है, गहराई में जाकर काम करता है। आप प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ें, आपको दिखाई देगा कि प्रेमचंद कितनी गहराई से मनोविज्ञान को समझते थे। जाहिर है कि मनोविज्ञान का मतलब वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं था, उनके सामने एक बड़ा प्रश्न था, भारतीय समाज के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए अंधविश्वासों से भारतीय समाज को मुक्त कराने का, जो तमाम तरह के सांस्कृतिक दोष आ गए थे उनसे मुक्त कराने का, और हिंदी कथा साहित्य को विकसित करने और कराने का। ये सारी चीजें प्रेमचंद के वहां लगातार बनी हुई थी। तो एक कथाकार के रूप में जब आप प्रेमचंद को पढ़ें तो सबसे पहले याद करें कि प्रेमचंद की भाषा क्या है, दूसरे स्तर पर प्रेमचंद का कथ्य क्या है, तीसरे स्तर पर उस कथ्य के भीतर जो संश्लिष्टता है उस संश्लिष्टता को खोलने की ओर बढ़ें, न कि सतह पर दिख रहे अर्थ को पकड़कर भाग जाएं। कई लोग प्रेमचंद के वहां सतह पर दिख रहे अर्थ को ही पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि कहानी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है, आप उसकी संश्लिष्टता को समझें। नमक का दरोगा कहानी हो, मनोवृत्ति कहानी हो, विध्वंस कहानी हो, सदगति कहानी हो, कफन कहानी हो, ठाकुर का कुआं हो, दूध का दाम हो, पूस की रात हो, कोई भी कहानी हो, आहुति हो, आप जो उस कहानी की संश्लिष्टता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, टकराइए प्रेमचंद जैसे महान कथाकार
कोई बहुत साधारण बात कहने के लिए कहानी नहीं लिख सकते थे। उन्हें बड़ी बात कहनी थी और बड़ी बात सहज ढंग से कहनी थी। कई बार इसी में दिक्कत हो जाती है लोग, सहज ढंग से कही गई बातों को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं बड़ा सरल है, लेकिन जैसे आप उसमें उतरते हैं आपको समझ में आता है कि यह जो सरल है यह सरल नहीं है, यह बहुत जटिल है, क्योंकि समाज जटिल है, क्योंकि सत्ता जटिल है, क्योंकि संरचनाएं जटिल हैं। तो कथा साहित्य कैसे सरल हो सकता है, कविताएं कैसे सरल हो सकती हैं? ये अपना अपना शिल्प हो सकता है कहने का, बात करने का। तो प्रेमचंद का यह शिल्प है कि सहज भाषा, सहज शिल्प, छोटे छोटे संवाद संप्रेषित होने वाले, ताकि बात पाठक तक पहुंच जाए, और वो पहुंचती है, बार बार पहुंचती है। तो ये जो कहानियां हैं ये देखने की जरूरत रहती है। बहुत सारी बातें प्रेमचंद 1936 के ही उस व्याख्यान में जब सोए हुए लोगों के जगाने की बात कहते हैं, तमाम बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आध्यात्मिक शांति भी मिलनी चाहिए। और आध्यात्मिक शांति क्या है? आध्यात्मिक शांति है समाज का सुख। अगर समाज सुखी है तो समझिए कि उस समाज के लोगों के पास आध्यात्मिक सुख है। यदि आप ऐसे लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, तो आप आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर हैं। आध्यात्मिक सुख क्या है? अन्य के विषय में सोचना, यही भारतीयता भी है। अन्य के विषय में सोचना, अन्य के दुख को समझना, अन्य के सुख के लिए कार्य करना, यही भारतीयता रही है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा यही रही है। यही प्रेमचंद के चित्त की बनावट में शामिल है, उनकी चेतना की बनावट में शामिल है कि आप अन्य के लिए कितना स्पेस रखते हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में अन्य के लिए कितना अवकाश है, दूसरों के सुख से आप कितने सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से कितने विचलित होते हैं। यह है आपकी आध्यात्मिकता का थर्मामीटर। इससे आप तय करेंगे कि आप कितने आध्यात्मिक हैं। भारतीयता औदात्य की ओर ले जाने वाली चीज है, इसलिए प्रेमचंद का साहित्य भी आपको औदात्य की ओर ले जाता है, आपको बड़ा मनुष्य बनाने की ओर ले जाता है। आप तमाम बिंदुओं को प्रेमचंद के वहां देखें। प्रेमचंद हिंदी के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा पर बात की। उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि स्त्री घर में बच्ची पैदा हुई है तो उसको खाना बनाना सिखा दीजिए, घर गृहस्थी की चीज़ें सिखा दीजिए। प्रेमचंद कहते थे कि यदि आप बेटों पर विश्वास करके उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं तो बेटियों पर भी विश्वास कीजिए, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजिए। क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि जिस दिन स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगी, उनका शोषण नहीं हो सकेगा। परिवार के भीतर भी उनको उनका उचित दाय स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा, किसी की कृपा की जरूरत उनको नहीं रह जाएगी। इसलिए स्त्री शिक्षा की बात करते हैं प्रेमचंद अपने निबंधों में भी, अपने लेखन में भी। आप उपन्यास की तरफ जाइए, मैं बार बार याद दिलाता हूं, मालती के चरित्र को देखिए। मालती के चरित्र में जो उजास है, जो आत्मनिर्भरता है, वह शिक्षा से आई है। प्रेमचंद का वह वाक्य बड़ा वाक्य है जिसे बहुत दिनों तक एक तरह से नकारात्मक ढंग से पढ़ा समझा गया कि मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। मैं बार बार इसका संदर्भ लेता हूं जहां भी अवसर मिलता है। तो लोग समझते हैं कि प्रेमचंद पढ़ी लिखी स्त्री को समझ नहीं पाते हैं, जबकि आप यदि तितली और मधुमक्खी के स्वभाव का विवेचन करें तो आपकी समझ में यह आएगा कि प्रेमचंद दरअसल एक पढ़ी लिखी स्त्री के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि यदि एक स्त्री पढ़ी लिखी है तो वह तितली की तरह अपनी स्वतंत्रता में रहेगी, एक जो स्वाभाविक सौंदर्य गुण है वह भी उसमें होगा, वह अपनी मर्जी से जो चाहेगी करेगी, और मधुमक्खी का जो गुण है कि वह शहद इकट्ठा करती है, वह मिठास इकट्ठा करती है, लेकिन यदि आप उस पर प्रहार करेंगे तो वो डंक भी मारती है। यानी पढ़ी लिखी स्त्री अपनी
रक्षा में भी किसी और पर निर्भर नहीं होती है, वो अपने पर ही निर्भर होती है, आत्मनिर्भर होती है। वह जो स्वाभाविक गुण है स्त्री का वह भी उसके साथ होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें शिक्षा से बदल जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आत्मनिर्भरता आ जाती है उसमें, वह अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाती है। तो प्रेमचंद पहले हिंदी के लेखक हैं जो स्त्री शिक्षा पर बात करते हैं, निबंध लिखते हैं, संपादकीय लिखते हैं, अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में उसका संदर्भ लेते हैं। प्रेमचंद परिवार में गहरा यकीन करते थे, परिवार व्यवस्था में प्रेमचंद का अटूट विश्वास था, लेकिन परिवार के भीतर स्त्री के शोषण को लगातार प्रश्नांकित करते हैं। वो कहते हैं कि शोषण को समाप्त कीजिए, परिवार बड़ा मूल्य है, उस मूल्य पर एक दाग है स्त्री का शोषण, इस दाग को मिटाने की जरूरत है। यही जाति व्यवस्था के संदर्भ में प्रेमचंद करते हैं। जाति व्यवस्था भारतीयता पर, भारतीय संस्कृति पर दाग की तरह है, इसको मिटाने की जरूरत है, समाप्त करने की जरूरत है। मनुष्य की काया में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता, विचारों से बड़े होने की जरूरत है, उदात्त होने की जरूरत है, वही आध्यात्मिक सुख तभी मिलेगा। तो प्रेमचंद ये तमाम संदर्भ अपने कथा साहित्य में लेकर आते हैं, अपनी कहानियों में लेकर आते हैं। आज हम प्रेमचंद पर ये जो बातचीत कर रहे हैं, प्रेमचंद की कहानियों को लेकर, एक तरह से ये इसको पहले खंड के रूप में देखें। आगामी दिनों में हम फेसबुक लाइव पर, ज्ञान दर्शन पर या ज्ञानवाणी पर कहीं ना कहीं इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक एक कहानियों पर विस्तार से बात करें और समझने की कोशिश करें कि प्रेमचंद जैसा बड़ा कथा शिल्पी, महान कथा शिल्पी, अमर कथा शिल्पी इन कहानियों की रचना क्यों कर रहा था। क्या सिर्फ कहानी विधा के विकास के लिए, या जो भारतीय जनमानस है या विश्व का जो जनमानस है उसके विरेचन का भी कोई उद्देश्य उसमें शामिल था तो शामिल, लेकिन किस तरह शामिल था, हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। मुझे लगता है कि आज की बातचीत से आप सबको निश्चित तौर पर फायदा हुआ होगा। आप अपने प्रश्न, अपनी जो भी बातचीत है वो हमें मानविकी विद्यापीठ के पते पर भेज सकते हैं, हमें आपको उत्तर देते हुए प्रसन्नता होगी। अगली मुलाकात तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।